हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम डिवियर सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ डी नाम वाले जो लोग होते हैं उनका 2025 का समय कैसा रहेगा। जैसे कि डी से दामोदर, डी से दीपक, डी से डिंपल इत्यादि। इन सब के लिए डी नाम वाले जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सभी के लिए 2025 का सामान्य राशिफल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब थोड़ा ग्रह की स्थिति को समझ लें। कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं जो 14 मई को चले आएंगे पंचम भाव मीन राशि में और फिर 14 मई से 18 अक्टूबर तक रहेंगे ये पंचम भाव मिथुन राशि में और मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेंगे कर्क राशि में और फिर वापस चले जाएंगे मिथुन राशि में। शनि देवता कुंभ राशि में हैं और 29 मार्च को चले जाएंगे मीन राशि में यानी कि प्रथम भाव से दूसरे भाव में। राहु देवता दूसरे भाव में है जो 29 मई को चले आएंगे प्रथम भाव में। केतु देवता कुंडली के अष्टम भाव में है जो 29 मई को चले आएंगे कुंडली के सप्तम भाव में। तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में ही जानते हैं जो कुंडली के चौथे भाव में वृषभ राशि में शत्रु राशि में है। यहाँ पर बैठने के कारण आपको क्या अच्छा फल देंगे अथवा बुरा फल देंगे उसको समझिए। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई से पहले कुंडली के चौथे भाव में है तो इस समय में ये आपको घर और परिवार का बहुत अच्छे तरीके से सुख देने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि संपत्ति और वाहन का सुख भी देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे क्योंकि ये चौथे भाव में है। तीसरा कि माँ के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे और बेहतरीन हो जाएंगे, माता का सुख मिलेगा और माँ के साथ मधुर संबंध रहेंगे और उनसे विशेष लाभ प्राप्ति का भी योग बनेगा। साथ ही साथ घर भूमि और वाहन से संबंधित सुख प्राप्ति का भी योग बनेगा। चौथा अगर करूं तो कहूं कि शैक्षणिक सफलता के क्षेत्र में भी देवगुरु बृहस्पति आपको 14 मई से पहले बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सफलता निश्चित तौर पर में हासिल करेंगे। पांचवा कहूं तो आध्यात्मिक उन्नति में कहीं कोई संदेह नहीं है। चौथे भाव में देवगुरु का बैठना आपके व्यक्तिगत आध्यात्मिक रुचि और प्रगति की ओर जो है सो वृद्धि की ओर दर्शाता है। आपकी बढ़ेगी आध्यात्मिक रुचि और प्रगति दोनों बढ़ने वाली है। छठा अगर बात करूं तो आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता ये देवगुरु बृहस्पति आपको 14 मई से पहले देंगे। यहां पर मैं उपस्थित होने का मानसिक रूप से बहुत आप शांत और स्थिर बनना चाहेंगे। सातवें पॉइंट की अगर बात करूं तो पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे और पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि और घर में भी विस्तार से आदान प्रदान करने की स्थिति उत्पन्न होगी। आठवां पॉइंट कहूं तो समाज में आपके प्रतिष्ठा में देवगुरु बृहस्पति का चौथे भाव में बैठना चार चांद लगाएगा। आपकी प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ती चली जाएगी। नौवें पॉइंट की अगर बात करूं तो लक्ष्य और इच्छाओं की पूर्ति का योग है। इस समय में आपकी इच्छाएं और लक्ष्य सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। विशेष रूप से घर से जुड़े मामलों में तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। 10वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट अगर कहूं तो धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य की अगर बात करूं तो इस समय में गुरु धर्म और संस्कार का प्रतिनिधि करता है और इसकी चौथे भाव में स्थिति आपको धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने का हर संभव प्रयास करेगी। यानी कि इस मामले में भी बहुत अच्छा है। जब गुरु कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे यानी कि 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में और 5 दिसंबर के बाद ये पंचम भाव में रहेंगे तो क्या होगा तो देवी और सजो तब आपके बुद्धिमत्ता और ज्ञान का विस्तार होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके बुद्धिमत्ता का विस्तार करेंगे, आपके ज्ञान का भी विस्तार करेंगे। इस समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से आपका जुड़ाव जो है इस समय में हो सकता है। संतान का सुख जिसको नहीं मिल रहा है उसको संतान का सुख मिलेगा। संतान के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि भी आपकी बढ़ेगी। इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धर्म और आध्यात्म तरफ जो है सो आपका रुचि ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा और आप कमाल करेंगे। रचनात्मकता में भी वृद्धि होगी यानी कि पंचम भाव में गुरु का बैठना आपके सृजन शक्ति को बढ़ाएगा, रचनात्मक शक्ति को बढ़ाएगा।
विशेष रूप से साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में आप कमाल करेंगे। प्रेम संबंध के मामले में अगर बात करूं तो प्रेम संबंध के मामले में भी स्थिरता और संतुलन बनाने का देवगुरु बृहस्पति प्रयास करेंगे। अच्छी नैतिकता और धर्म परायणता की ओर भी आपका ध्यान जाएगा। इस समय में उच्च मूल्य रखने वाले व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। 8वें पॉइंट की बात करूं तो सट्टा और निवेश से कुछ लाभ के योग हैं आपके लिए। गुरु का यहां बैठना आपको जो है सो कुछ सट्टा और शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से कुछ विशेष लाभ दिलवाने की ओर इशारा कर रहा है। संतान का सफल भविष्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर में गुरु का बैठना। अगर आपके बच्चे किसी जिस भी क्षेत्र में हो, जहां भी हो, जिस फील्ड में भी हो, उनका भविष्य इस समय में सफल और उज्जवल दिखाई दे रहा है। 10वां और अंतिम पॉइंट की बात करूं तो रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता इस समय मिलने जा रही है। रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग है, चाहे वह लेखन हो, कला हो या अन्य कोई भी सृजनात्मक कार्य हो। 18 अक्टूबर को जब देवगुरु कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो छठे भाव में आने के कारण आपको कुछ अच्छे तो कुछ बुरे दोनों रिजल्ट प्राप्त होंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक देवगुरु का कुंडली के छठे भाव में बैठना आपके लिए सबसे पहला तो दुश्मनों पर में विजय हासिल करने का यह समय रहेगा। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आप दुश्मन पर विजय हासिल करेंगे। दूसरा, आपके सहयोगियों का आपको खूब समर्थन मिलेगा। यहाँ पर में हर तरफ से आपके सहकर्मी, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके इष्ट मित्र दोस्त आपकी मदद करेंगे। तीसरा कि सेवा और सामाजिक कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। इस समय में सेवा, स्वास्थ्य और सामाजिक तीनों कार्य में आपको सफलता प्राप्ति का योग है। चौथा, आध्यात्मिक उन्नति रोगों के माध्यम से होगी, जिसका अर्थ यह है कि गुरु की छठे भाव में उपस्थिति से आपको शारीरिक कष्ट होते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होगा। रोग और संघर्ष आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना देंगे। और सज्जनों, 5वां, धैर्य और सहन शक्ति में भी आपकी खूब वृद्धि होगी। पैसेंस लेवल बहुत मजबूत होगा और सहन करने की क्षमता भी बहुत मजबूत होगी। कुछ बुरे परिणाम हैं उसको भी जान लें कि कुंडली के छठे भाव में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेंगे देवगुरु, तो क्या बुरा परिणाम होगा। कुछ हेल्थ वाइज इशू और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपके सामने आएंगी, खास करके मोटापा, लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं या किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्याएं, खास करके गुरु कुंडली छठे भाव में है तो ये दे सकता है। दूसरा, कर्ज और ऋण में फंसने की संभावनाएं हैं, तो उससे बचने का प्रयास करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में लापरवाह आपको बना सकती है, जिससे आप कर्ज वगैरह ले सकते हैं, तो उससे बचने का प्रयास करें। आलस्य और जड़ता से बचने की कोशिश करें। शत्रुओं का बढ़ना इस समय में दिखाई दे रहा है। आपके छुपे हुए शत्रु सामने आ सकते हैं जो आपको डैमेज करने का प्रयास कर सकते हैं। अधिकारियों या कानूनी समस्याओं के मामले में भी, फेरे में भी आप फंस सकते हैं, इसका भी सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा सावधान। गुरु कुंडली के छठे भाव में है तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में संभव हो तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले चीजों का दान करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि की बात करें तो शनि कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं जो 29 मार्च से पहले तक यहीं पर में रहेंगे, जिसके कारण से सबसे पहला परिणाम, 10 अच्छे परिणाम बताऊंगा, जिसमें पहला परिणाम है धैर्य और सहनशीलता में आपकी वृद्धि होगी। इस समय में आप एक धैर्यवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका पैसेंस लेवल जो है वो बड़ा कमाल का होगा। दूसरा कि आपका दृढ़ संकल्प, जिस चीज को सोच लेंगे कि मुझे इसे करना है तो उससे आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसे आप पूरा करके ही छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए कितना भी मेहनत परिश्रम क्यों ना करना पड़े। तीसरा कि स्वतंत्र और आत्मनिर्भरता आपके अंदर जागृत होगी, यानी कि आप अपने बलबूते पर जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे और दूसरों पर कम से कम निर्भर रहने का प्रयास करेंगे। चौथा, ये सब कब तक, तो शनि 29 मार्च से पहले तक है कुंडली के प्रथम भाव में कुंभ राशि में। चौथा कि संगठन क्षमता, आप में लोगों को एकत्रित करके, व्यवस्थित करके एक ग्रुप में लेकर के चलने की क्षमता को ये बढ़ावा देगा। पांचवा, सामाजिक न्याय और मानवता के प्रति आपका झुकाव भी बढ़ेगा, जिससे कि आप एक समाज के जिम्मेदार और न्यायप्रिय व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। छठा, दीर्घायु और स्थिरता,
यानी कि शनि की स्थिति से आपकी लंबी उम्र और जीवन में स्थिरता प्राप्त होगी और सेहत में भी सुधार होगा, धीरे धीरे तरक्की भी मिलेगी। 7वां, शारीरिक शक्ति। इस समय में शारीरिक शक्ति और सहनशीलता बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, जिससे जीवन के कठिन से कठिन समस्याओं परेशानियों से आप छुटकारा पा लेंगे। 8वां, व्यवहारिक और जिम्मेदार स्वभाव। शनि इस समय में आपको व्यवहारिक और जिम्मेदार व्यक्ति बना देगा, जिससे आप अपने कर्तव्यों और दायित्वों को बहुत अच्छी तरीके से निभाने का प्रयास करेंगे। 9वां, कठिन परिश्रम और समर्पण। इस समय में आपको शनि जो है सो कठिन से कठिन परिश्रम करने वाला और समर्पित होकर के काम करने वाला बनाएगा। हर चुनौती का सामना धैर्य और परिश्रम के साथ करेंगे। 10वां, संघर्षों के बाद सफलता। यानी कि शनि जो है इस समय में आपको शुरुआती समय में संघर्ष करवाएगा, लेकिन वही आपको बाद में सफलता देगा और उज्जवल भविष्य का शुभकामना भी देगा। शनि कुंडली के दूसरे भाव में मीन राशि में चले जाएंगे 29 मार्च के बाद देवी और सज्जनों। तो इसमें क्या 10 अच्छे परिणाम मिलेंगे वो सुनिए। मैंने पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। दूसरा, संपत्ति का आप संचय करेंगे। तीसरा, आपकी वाणी बहुत सोची समझी हुई बोलेंगे। चौथा, पारिवारिक जिम्मेदारियों का आप निर्वाह करेंगे। 5वां, आपका पैसेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और खर्चा बहुत सोच समझ के करेंगे। छठा, आय में स्थिरता आएगी कंप्लीट। 7वां, परंपरागत मूल्यों का आप पालन करेंगे, अपने वंश कुल का जो परंपरा है, सामाजिक दायित्वों का पालन करेंगे। 8वां, परिपक्वता और जिम्मेदारी आपके अंदर देखने को मिलेगी, खास करके वित्तीय मामलों में बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे। 9वां, धन संचय में अनुशासन बना करके रखेंगे, जिससे कि धीरे धीरे धन और संसाधनों का संचय और वित्तीय स्थिरता आप प्राप्त कर लेंगे। 10वां, परिवार के प्रति समर्पण, यानी कि परिवार के प्रति समर्पित और उसकी भलाई के लिए जिम्मेदार बनेंगे और आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें स्थिरता प्रदान करने में आप सफलता हासिल करेंगे। शनि के बाद राहु की बात करेंगे तो राहु कुंडली के प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में, यानी कि दूसरे भाव में 29 मई से पहले तक मीन राशि में रहेंगे। तो इसके क्या 5 अच्छे और बुरे परिणाम होंगे उसको समझ लें। 5 पहले अच्छे बता देता हूं। अचानक से धन लाभ 29 मई से पहले राहु करवाने का प्रयास करेगा, संपत्ति में वृद्धि करवाने की कोशिश करेगा, विदेश से आपको लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा, वाणी में प्रभावशाली शक्ति डालने का प्रयास करेगा और वित्तीय समझदारी जो है आपको देने की कोशिश करेगा। बुरा परिणाम यह है कि वाणी में छल और धोखा भी देखने को मिलेगा, परिवार से अलगाव करने का भी प्रयास करेगा, आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है, अवैध और संदिग्ध स्रोतों से आपको धन का लाभ हो सकता है और वाणी में कठोरता राहु प्रदान करने की कोशिश करेगा, तो सावधान रहे। राहु उसके बाद जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में कुंभ राशि में आ जाएगा, तो क्या करेगा, तो 5 अच्छे 5 बुरे रिजल्ट सुने। आध्यात्मिक विकास करेगा, निर्भरता से मुक्ति दिलवाएगा, अलगाव से व्यक्तिगत विकास करवाएगा, अत्यधिक बुद्धिमत्ता आपके अंदर प्रदान करेगा और साझेदारों से संबंध को अच्छे करवाएगा। और आपको बता दूं मैं कि राहु कुंडली के प्रथम भाव में है, तो 5 बुरे परिणाम भी समझ लें। प्रथम भाव में राहु के बैठने के कारण 5 बुरे परिणाम ये हैं कि मानसिक तौर पर में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो आपके पास विवेक है, बुद्धि है, उसका सही जगह पे सही निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी। विनम्रता में कुछ कमी आपको महसूस होगा और दिमाग में थोड़ा सा शांति प्रतीत होगा। ये सब जो है थोड़ा सा आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा। केतु की अगर आप बात करें तो केतु आपके कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव में है देवी और सज्जनों। केतु के सप्तम भाव में बैठने के कारण और अष्टम भाव में बैठने के कारण, पहले अष्टम भाव में केतु रहेंगे, 29 मई के बाद सप्तम भाव में आएंगे। तो अष्टम भाव में जब केतु रहेगा तो क्या रिजल्ट देगा उसको समझिए। पहले 5 अच्छे समझिए, फिर 5 बुरे समझेंगे। आध्यात्मिकता की ओर आपकी जागरूकता को बढ़ाएगा, गहन शोध और अनुसंधान की क्षमता देगा, अचानक से धन प्राप्ति करवाएगा, आकस्मिक समस्याओं से मुक्ति दिलवाएगा और अद्भुत गहनता और अंतर्दृष्टि आपको प्रदान करेगा केतु 29 मई से पहले। बुरे परिणाम की बात करूं तो अचानक विपत्ति और संकट का भी सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ सकती है, भावनात्मक अस्थिरता, रहस्यमय और छुपी हुई शत्रु सामने आ सकते हैं और संबंधों में अस्थिरता देखने को मिल सकता है। 29 मई के बाद जब केतु कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा,
तो कुछ अच्छे कुछ बुरे रिजल्ट को समझें। जैसे कि बुरा रिजल्ट ये है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर होगा, वैवाहिक जीवन में अनिश्चितता देखने को मिलेगी, जीवन साथी के साथ भावनात्मक दूरी बन सकती है, पार्टनरशिप में समस्याएं आ सकती है, वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा। अच्छा क्या होगा, तो आपकी बुद्धि सही डायरेक्शन में काम करेगी, आप किसी पर में निर्भर रहने पर नहीं चाहेंगे, अपने आप में डिसीजन लेने का प्रयास करेंगे और ईश्वर पर विश्वास होगा और आपके बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों नेत्र जो है सो आपके खुलेंगे। तो देवी और सज्जनों, डी नाम वालों के लिए यही थी 2025 की कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और पर्सनली अगर आप मुझसे कांटेक्ट करके जानकारी हासिल करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज के उचित शुल्क जमा करके आपको जानकारी मिल जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।